हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। ठीक है, इसे हमारा डील होता है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे 5 to 11। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, पूछ लेता है कि जो सिटीजनशिप के आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है। ठीक है, देखिए जब भी हम सिटीजनशिप के डील करते हैं, बेसिकली सिटीजनशिप को डील करते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें हम पढ़ेंगे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा है, मतलब आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में क्या मेंशन है। फिर आर्टिकल 11 जो ये है ना, ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि जो भी रूल है आप सिटीजनशिप से रिलेटेड बना सकते हैं। तो उस पावर का यूज कर कर एक एक्ट बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये दो चीज डील करती है हमारी सिटीजनशिप को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बताना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल स्टार्ट होता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कब से लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950, तब से सिटीजन कौन होगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने ये बताया है कि सिटीजन कौन होगा, या तो उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो इंडिया में। ठीक है, यानी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति क्या होगा, इंडियन सिटीजन होगा। या फिर उसका कोई भी एक पेरेंट, या तो मदर हो, ठीक है, या फादर हो, दोनों में से कोई भी एक पेरेंट क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरा क्या बोला है उसने, तीसरा यह बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले लगातार 5 साल तक इंडिया में रह रहा था, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। तो ये तीन प्रोविजन है यहां पर जो डील करते हैं कि कौन सिटीजन होगा इंडिया का। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है, ये डील करता है कि भैया जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए तो उनको कैसे सिटीजनशिप देंगे हम। तो वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, यहां पर आर्टिकल 6 के अंदर अगर ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया था, इंडिया में माइग्रेट हो गया था, कहां से, पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। और ये क्या कह रहा है, 19 जुलाई 1948, यानी कि पार्टीशन होने के बाद भी लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गया था, तो उसको हम क्या मानेंगे, इंडियन सिटीजन मानेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर इस डेट के बाद में आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि मैं रजिस्टर कराना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन ये रजिस्टर कब करा पाएगा, कि लगभग उसको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही रजिस्टर करा पाएगा। और रजिस्टर कराने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी ना किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। और ये जो प्रोविजन था, ये प्रोविजन बेसिकली उनके लिए डील कर रहा था जो बाद वाला प्रोविजन है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो आया है उसको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा तभी अप्लाई कर सकता है, उन लोगों के लिए जो पार्टीशन के बाद इंडिया में एज ए रेफ्यूजी आए थे। ठीक है, तो वो वाली चीज है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता है कि जो भी लोग इंडिया से पाकिस्तान में चले गए हैं, तो यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान चला गया है तो उसको कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में था तो वहां पर उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आप कहेंगे कि सर पार्टीशन जो हुआ है वो 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को हुआ है, तो ये तो तब तक तो इंडिया में ही था। यहां पर कहने का मतलब यह कि जिस एरिया को पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो एरिया ब्रेक होकर, तोड़कर जिसको हमने पाकिस्तान बनाया था, वहां पर रहने लगा था और बाद में पार्टीशन हो गया तो वो पाकिस्तान बन गया। ठीक है, अगर आपको वापस इंडिया में आना है, इंडिया में रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिट लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई मैं वापस इंडिया में आके रहना चाहता हूं, तभी जाकर आपको परमिशन मिलेगी। वो कौन देगा, गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी। तो ये आर्टिकल 7 डील करता है। आर्टिकल 8 डील करता है जो भी इंडियन इंडिया से बाहर रह रहे, इंडिया से बाहर का मतलब पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर कहीं पर भी रह रहे हैं, उनसे रिलेटेड डील करता है। तो ये क्या कहता है
ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए इंडिया से बाहर रह रहा था, वो क्या होगा, वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को क्या कराना पड़ेगा, वहां पर जहां पे वो रह रहा है, वहां पे जो भी एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, वहां पर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये जो प्रोविजन है, ये आर्टिकल है इंडियन डायस्पोरा से, जो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं पे भी रहता है, उससे डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कोई भी व्यक्ति अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है इंडिया को छोड़कर, तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये आर्टिकल याद रखना, दिल और दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कोई कौन सा आर्टिकल डील करता है। ये आर्टिकल स्पेसिफिकली डील करता है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारे यहां पर जो आपने प्रियम्बल देखा है, प्रियम्बल के अंदर क्या मेंशन है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड। ये कैसे मिलता है, ये मिलता है सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से। और वो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहां से मिल रहा है आपको, आर्टिकल 9 से। क्योंकि आर्टिकल 9 ये कहता है कि आप एक बार में एक ही कंट्री के सिटीजन रह सकते हो, या तो इंडिया के रह लो या आप किसी और कंट्री के रह लो। अगर आपने इंडिया के सिटीजन होते हुए किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो ऑटोमेटिकली आप इंडिया की सिटीजनशिप खो दोगे, गवर्नमेंट को नोटिफाई भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 ये कहता है कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 9 तक हर व्यक्ति अपने सिटीजनशिप के राइट्स को एंजॉय करेगा, उसको सिटीजनशिप मिलेगी जिस भी तरीके से जो जो प्रोविजंस मेंशन किए। ठीक है, अनलेस पार्लियामेंट यहां पर कोई भी लॉ के थ्रू कोई चेंजेस ना लाए, और लॉ के थ्रू लाएगी तो क्या लाएगी, सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पे पावर मिलती है। तो वो पावर और कौन देता है, वो आर्टिकल 11 देता है। आर्टिकल 11 कहता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955, वो क्या कहता है। देखिए, ये एक्ट कहता है कि हमें जो सिटीजनशिप है, अब कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप 5 तरीके से ले सकता है। बाय बर्थ ले सकता है, तो बाय बर्थ भी ले सकता है। तो यहां पर इस एक्ट में कुछ चीजें डिफाइन की है। एक्ट में यह कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ है, ठीक है, वो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट इंडिया का सिटीजन होगा। लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए। उसके बाद यह कहा गया कि भाई 1 जुलाई 1987 के बाद अगर किसी भी व्यक्ति का इंडिया में जन्म हुआ है, तो उसके पेरेंट्स या तो मम्मी या पापा, दोनों में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई फॉरेनर है, अमेरिका का कोई भी व्यक्ति इंडिया में आके जॉब कर रहा है, दोनों माँ बाप आके इंडिया में जॉब कर रहे हैं, उस बच्चे का इंडिया में जन्म हो जाएगा तो वो सिटीजन हो जाएगा। नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक इंडियन नहीं है, दोनों ही फॉरेनर है। तो आप ये याद रखेंगे। फिर एक और चेंज आया, एक और चेंज क्या आया, यहां पर चेंज लेके आए कि भैया देखो, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है, इस डेट के बाद अगर होता है, तो यहां पर उसके दोनों ही पेरेंट्स को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, तभी उसको बाय बर्थ मिलेगी। तो आज के टाइम पे सिचुएशन क्या है कि अगर आपको बाय बर्थ सिटीजनशिप चाहिए, तो दोनों ही पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। अगर एक पेरेंट इंडियन होगा और एक फॉरेनर होगा, तो बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, शायद रजिस्टर कराना पड़ सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका डील करता है कि बाय डिसेंडेंट, डिसेंट के थ्रू। डिसेंट मतलब जिसके पूर्वज इंडिया के हो। मान लीजिए आज के टाइम पे आप बाहर रह रहे हैं, आपका जन्म बाहर हुआ, आपने बाहर की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन आपके बाप दादा तो इंडिया के थे ना, आपके रूट्स तो इंडिया के हैं। तो ये आर्टिकल, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जिसका भी जन्म 1950 यानी कि 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक हुआ है, इसके बीच में अगर किसी का भी जन्म हुआ है, अब जन्म होगा तो कहां होगा, बाहर होगा ना, डिसेंडेंट की बात कर रहे हैं तो इंडिया से बाहर की बात करेंगे। और अगर इस टाइम के बीच में उसके फादर इंडियन थे, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी एक तरीके से। मान लीजिए कि भाई आज मैं इंडियन हूं, ठीक है, मैं इंडियन हूं, मैं बाहर सेटल हो जाता हूं, और मान लीजिए मैं इसी टाइम पीरियड के बीच में 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर वहां पर अगर बेटा होता है या मेरी बेटी होती है, कोई भी होता है, तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी।
लेकिन इसमें फिर बाद में थोड़ा सा चेंज आया। थोड़ा सा चेंज क्या आया? यहां पर चेंज यह आया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद में जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। देखिए, इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि फादर वॉज सिटीजन, ठीक है, समझो, सॉरी, वॉज सिटीजन, यानी कि 1950 से लेके 10 दिसंबर 1952 में फादर जो था वो इंडिया का सिटीजन था, लेकिन उसने सिटीजनशिप को क्या कर दिया? छोड़ दिया, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, फिर वहां गया, वहां बच्चे बच्चे हुए। लेकिन उस वक्त भी इस कॉन्सेप्ट, डिसेंट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसको सिटीजनशिप दे देते थे उसके बच्चे को। लेकिन अब यह बोल दिया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद फादर का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अगर उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी तभी बच्चे को सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। और यहां पर जो 3 दिसंबर 2004 है, इसमें एक चेंज लेके आए कि ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी आपको। आपको वहां पर जो भी कॉन्सुलेट होगा या एम्बेसी होगी, वहां पर 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण से आप 1 साल के अंदर रजिस्टर नहीं करा पाते तो वहां पर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आप रजिस्टर करा सकते हैं। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप रजिस्टर नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए जैसे आज के टाइम पे ईरान में वॉर की सिचुएशन चल रही है, अब 1 साल तक वहां पर एम्बेसी काम ही नहीं कर रही है किसी रीजन के कारण, और आपने वहां पर रजिस्टर ही नहीं करा पाए, तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है, तो उसके बाद आप गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं, तो आपको शायद बाद में परमिशन मिल जाए और फिर आप रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि जो जो रजिस्ट्रेशन है। तीसरा पॉइंट आपका रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करा के भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करा के कैसे मिलेगी आपको सिटीजनशिप, वो आप समझते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है और 7 साल से इंडिया में रह रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल जाएगी। देखिए, समझिएगा, इंडियन ओरिजिन होने का मतलब क्या है? जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह इंडिया के थे, तो इंडियन ओरिजिन है वो। लेकिन वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, तो वो उसको इंडिया में लगभग 7 साल रहना पड़ेगा, तब जाके वो रजिस्टर करा सकता है, ठीक है। ऐसे लोग जो बाहर रह रहे हैं, विदेश में रहे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रोड, वो भी करा सकते हैं। फिर आप करा सकते हैं, जो भी आप मान लीजिए किसी विदेशी से आप शादी कर लेते हैं, इंडियन है आप बट विदेशी से शादी कर लेते हैं, उस अपनी वाइफ को चाहते हैं कि उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए, या आप इंडियन गर्ल हैं, आप कोई लड़की हैं, तो आप किसी लड़के से शादी कर लेते हैं फॉरेनर से, अगर उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको भी सेम रूल कि 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो माइनर चिल्ड्रंस होते हैं इंडियन सिटीजन्स के, उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल जाएगा। जो पेरेंट्स होते हैं, मान लीजिए अगर किसी के पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हूं और मेरे पेरेंट्स को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाए, तो भैया रजिस्ट्रेशन करा के मुझे भी मिल सकती है। नाउ फिर पर्सन हुज पेरेंट्स वर सिटीजन्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो जिसके भी पेरेंट्स इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन रहे हैं, उसको भी मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आता है ओसीआई कार्ड होल्डर्स का। ऐसे ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो जिनके पास ये कार्ड 5 साल से है और वो लगभग लगभग इंडिया के अंदर 12 महीनों से रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी दे दी जाएगी। ये भी याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? जहां पर भी आपको ये कंडीशन दी गई है ना कि 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, ये सब, तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपको जब एप्लीकेशन लगाएंगे ना रजिस्ट्रेशन की, तो उससे पहले आपको लगातार 12 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। ओके, 12 महीने तो ये हो गए आपके, और 12 महीने के बाद आपका यानी कि 1 साल ये हो गया और 7 साल वो, तो टोटल आपका 8 साल के आसपास का पीरियड है ये, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन। ये जो नेचुरलाइजेशन है इसकी बात कर लेते हैं। ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को जब भी सिटीजनशिप देंगे, उससे पहले क्या करना पड़ेगा?
उसको इमीडिएटली 12 महीने तक एप्लीकेशन, मतलब किसी भी इस नेचुरलाइजेशन की प्रोसीडिंग एप्लीकेशन को प्रोसीड करने से पहले आप 12 महीने तक इंडिया में रह रहे हो, तभी जाके होगा। और उसके साथ साथ थर्ड शेड्यूल जो भी सिटीजनशिप का एक्ट है ये 1955 वाला, इसके अंदर एक थर्ड शेड्यूल है, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करें आप। कंडीशंस क्या क्या है? आप इलीगल माइग्रेंट ना हो, मतलब किसी भी कंट्री से इलीगली तरीके से इंडिया में आके ना रह रहे हो, इंडिया में आकर आप लीगल तरीके से रह रहे हो। ठीक है, जब आप इंडिया में रह रहे हो और आप एप्लीकेशन देना चाहते हो तो एप्लीकेशन देते समय आप लगभग 12 महीने से इंडिया में रह रहे हो, तभी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको 14 इयर्स का टाइम पीरियड इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा, 14 साल इंडिया में रहेंगे आप। ठीक है, अब जब ये बात आती है कि 14 साल इंडिया में रहेंगे, तो ये याद रखना, ऐसा हो सकता है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बाहर किसी कंट्री में पोस्ट किया हुआ है, तो वो भी माना जाएगा। या तो आप इंडिया में रह रहे हो या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। ठीक है, अब वो इंडिया में भी पोस्टिंग हो सकती है, बाहर भी, तो वो सब काउंट होगा उसके अंदर। तीसरा, आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हो, ठीक है, ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। आपको आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, 8 शेड्यूल के अंदर जो भी लैंग्वेज हैं उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज एटलीस्ट उसकी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हिंदी है, हिंदी की नॉलेज हो, तमिल की हो, जो जो भी 8 शेड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल है उसके अंदर आपको होना चाहिए। और आपकी इच्छा हो कि मैं परमानेंटली इंडिया में रहना चाहता हूं, तभी जाकर आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप दी गई थी और उसको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। जिसको भी पता कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ पांचवा तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम किसी भी टेरिटरी को इंडिया के अंदर मर्ज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कल को हम पाकिस्तान या बांग्लादेश को इंडिया के अंदर मर्ज कर ले, तो क्या उनके लोगों को ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी? ऐसा नहीं है, वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें तो वो मेंशन ही नहीं होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश को इंडिया में मर्ज कर लेती तो वहां पे तो उनका कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, हर जगह तो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को छोड़कर, तो वहां पर मेंशन जब तक नहीं होगा तब तक सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो आपको जा कैसे सकती है, लूज कैसे हो सकती है। उसके 3 तरीके हैं। या तो आपने खुद छोड़ दियो, बोल दिया कि मैं अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहना चाहता, या आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया गया हो, या फिर आपको डिप्राइव कर दिया हो। अब डिप्राइव किस कंडीशन में हो सकता है? मान लीजिए आपको सिटीजनशिप मिली और सिटीजनशिप मिलने के 5 साल के अंदर अंदर आपने कोई ऐसा क्राइम, ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसकी सजा आपको 2 साल की मिली है। ठीक है, 2 साल से कम की सजा होगी तो ठीक है, लेकिन 2 साल या 2 से अधिक की सजा होगी तो आपकी फिर ये डिप्राइव हो सकती है, सिटीजनशिप आपसे छीनी जा सकती है, याद रखना। लेकिन किस केस में? अगर वो सिटीजनशिप आपको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिली है तब। ठीक है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, इन सब से नहीं, बस सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। ओके, और डिप्राइव कब हो सकती है? अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 7 साल से इंडिया में नहीं रह रहा तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है ओसीआई और एनआरआई का डिफरेंस। देखिए ओसीआई होते कौन है? ओसीआई को कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब क्या है? वो इंडियन है बट इंडिया में नहीं रहता। और ओसीआई का मतलब क्या है? कि वो इंडियन था, अब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो भी बाहर रह रहा है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इंडियन है तो उसके राइट्स ज्यादा होंगे। तो ओसीआईज जो है वो वोट नहीं डाल सकते इंडिया में क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, बट एनआरआईज डाल सकते हैं। ओसीआईज इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते, बट एनआरआई कर सकते हैं क्योंकि एनआरआई इंडियन सिटीजन है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये वाला तो मैं पॉइंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई भी ओसीआई है और उसके पास ओसीआई का कार्ड है 5 साल से,
तो वो अगर इंडिया में 12 महीने और रह लेता है तो फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन दे सकता है इंडिया में एज ए सिटीजन रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। नाउ अब 2015 में ना कुछ अमेंडमेंट हुए थे सिटीजनशिप से रिलेटेड। यहां पर यह कहा गया था कि ओसीआई जो सिटीजन होंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, उनको कार्ड कैसे दिया जाएगा। ओसीआई एक कार्ड होता है, ये कार्ड कैसे दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा, क्योंकि ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना अगर आप इंडियन सिटीजन है नहीं तो आपको बार बार वीजा चाहिएगा इंडिया के लिए, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब इंडिया के हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको एक कार्ड दे देते हैं ताकि उनको बार बार इंडिया का वीजा लेना ना पड़े। तो ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति citizen of another country but citizen of India at the time of commencement of the constitution or part of territory after the 15th August 1957, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का है बट इंडिया से बाहर रह रहा था, तो जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है या फिर जब से इंडिया का पार्टीशन हुआ है, वो कोई भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा था, तो या तो उसका बच्चा या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या तो उसका चाइल्ड या उसका ग्रैंड चाइल्ड या उसका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, इन सबको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। किसी का माइनर चाइल्ड होगा उसको भी मिल जाएगा, ठीक है। किसी का स्पाउस होगा, किसी की बीवी होगी या हस्बैंड होगा, फॉरेनर होगा, तो उनको मतलब एक इंडियन एक फॉरेनर टाइप करके, तो उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है ताकि उनको बार बार ये सब चीजों की प्रॉब्लम ना हो। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी माइनर को, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको उसके पास दो सिटीजनशिप है, माइनर है, दो सिटीजनशिप है, एक इंडिया की सिटीजनशिप है, एक उसके पास अमेरिका की है, या फिर मान लीजिए उसके पास ब्रिटेन की सिटीजनशिप है या कनाडा की सिटीजनशिप, उसके पास दो सिटीजनशिप है, तो उसके पास दो सिटीजनशिप हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो 18 का होगा, 18 का होते ही उसको कोई एक सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, रिनाउंस करनी पड़ेगी, वो दो सिटीजनशिप नहीं रख सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रूल किस में आता है, ये आपका रूल आता है जो सेक्शन 4 है ना। अब सेक्शन 4 कौन सा है, सेक्शन 4 है डिसेंट वाला, यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के अंदर अगर किसी के पास इंडिया की भी सिटीजनशिप है, माइनर है, और उसके पास बाहर विदेश की भी सिटीजनशिप है, तो इसके अंदर एक सेक्शन है जो बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन है आपका 4A1 करके है, ठीक है। 4(1)A ये सेक्शन है। इस सेक्शन में ये मेंशन है कि अगर किसी भी माइनर के पास, किसी बच्चे के पास दो सिटीजनशिप है, और जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का होते ही उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपनी कोई एक सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो उसकी शायद ऐसा हो सकता है इंडिया वाली चली जाए, ओके। अब बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 2019 वाला, ठीक है। इससे पहले एक और चीज मैं बता दूं, ये जो 2015 में अमेंडमेंट हुआ था, ओसीआई में वो लोग एलिजिबल नहीं है जो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। जो पाकिस्तान चले गए थे वो अलाउड नहीं है, या पाकिस्तान में रह रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर सभी कंट्री अलाउड है। अब बात करते हैं जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, ये पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। इसमें यह कहा गया कि 3 कंट्री से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये जो हमारी 3 नेबर कंट्री है, इन कंट्री से अगर किसी भी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, इनका कोई भी रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है और वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुका है, उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। फिर यहां पर बहुत सारे लोगों ने यह प्रोटेस्ट किया कि भैया इसमें मुस्लिम्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया। तो आप ये समझिए कि ये जो 3 नेबर कंट्री है, यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। अगर मुस्लिम ही अपनी कंट्री में प्रोसिक्यूट हो रहे तो एक काम कर लेते हैं ना, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान, इन सबको इंडिया में मिला लेते, फिर बात ही किस चीज की रह गई। हमेशा प्रोसिक्यूट कौन होता है, माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज को प्रिविलेज होना चाहिए कि शिफ्ट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी इंडिया की किसी माइनॉरिटीज को लगता है कि इंडिया में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो वो जा सकते हैं, उनको चॉइस होनी चाहिए जहां पर भी वो सेफ फील करे, किसी भी कंट्री में, समझ रहे हो। लेकिन अगर हिंदू बोले कि हम प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो वो तो भाई लॉजिक ही नहीं है। तो वैसे अगर इस कंट्री के अगर मुस्लिम्स बोल रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। प्रोसिक्यूट कौन हो रहा है, माइनॉरिटी, उनको सेफ गार्ड देना है, ओके। तो ये याद रखिएगा। दूसरा, ये जो एक्ट है वो इन्फोर्स हुआ था कब, 10 जनवरी 2020 को, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता शेड्यूल 6 के स्टेट्स पर और इनर लाइन परमिट एरिया पर।
शेड्यूल 6 के जो स्टेट्स है और इनर लाइन परमिट एरिया का जो एरिया है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको भी पता है इनर लाइन परमिट एरिया है क्या, ठीक है, कहां पर एप्लीकेबल होता है, किन स्टेट्स पर एप्लीकेबल होता है। तो जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं आगे तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पर सिटीजनशिप का। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा सबसे फेवरेट मेरा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।